हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो आज हमारे साथ है मोनिका, जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर किया है। तो आज हम जानेंगे कि मोनिका का जो सफर है स्टार्टिंग से, जब उन्होंने यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर किया एंड उन्होंने कैसे पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर किया एंड उनका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा एंड उनका क्या ऐसे मोटिवेशन देंगे वो जो अपकमिंग स्टूडेंट है जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए। सो हाय मोनिका, वेलकम टू हेलो आईएफएस। सर। सो मोनिका, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सर मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ सर, और मैं अभी लेक्चरर के काम कर रही हूँ तेलंगाना में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। ओके। तो मनिका बताइए कि आपने एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर आप पहले भी अटेम्प्ट दे चुके थे? नहीं सर, एक बार अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, ये दूसरी अटेम्प्ट है। अच्छा, ये दूसरे अटेम्प्ट था। जी तो ठीक सर। है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया एंड क्या आपका मतलब एक्सपीरियंस रहा एग्जाम को लेकर के, कैसे आपने एग्जाम क्लियर किया? जब मैं पहली बार अटेम्प्ट की थी सर, तो 10 मार्क्स से रह गया मेरा यूजीसी में। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि अब टाइम मैनेजमेंट करना है, तो मैं आईएफएस को चुनी थी अ, ताकि थोड़ा और मेरा प्रिपरेशन बढ़ सके, क्योंकि वर्क मैनेज करना है और यूजीसी नेट का भी प्रिपरेशन करना है। ये दोनों चीज को एक ही बार करने के लिए मैं आईएफएस को चुनी थी सर। ओके, तो आपने आईएफएस को ज्वाइन किया एंड जैसे आपने बोला कि पहली बार में जो आपने अटेम्प्ट दिया था वहाँ पे कुछ ही मार्क की वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया जी एंड इस सर। बार आपने काफ़ी अच्छा मार्क के साथ एग्जाम को क्लियर भी किया। तो बताइए कि आपका अभी मतलब करंट स्टेटस क्या है? आप करेंटली कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप करेंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या है बताइए थोड़ा सा। मैं अब जॉब कर रही हूँ सर। ओके, तो आपका टारगेट अभी क्या है? आगे आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे आपने अभी क्वालिफाई किया है तो आप उसके लिए देखोगे आगे? और मतलब तेलंगाना में डिग्री लेक्चरर का पोस्ट आ रहा है सर अभी। ओके तो मेरा टारगेट अब डीएल का है। ओके ओके तो वो एग्जाम होने के बाद दिसंबर में फिर जेआरएफ के पढ़ाई शुरू करेंगे सर। ओके, तो आपका टारगेट जेआरएफ भी है, जेआरएफ को भी क्लियर करना है। ओके, जी सर। वेरी गुड। तो ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। सो जैसे आपको पता है कि लाइक यूजीसी नेट एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम भी होता है क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स, अराउंड 6% स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं एंड एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका स्ट्रैटेजी बहुत ही मायने रखता है। स्ट्रैटेजी, उसके साथ साथ आप एग्जाम आवर्स में टाइम को कैसे मैनेज करते हो एंड वैसे ही जब आप प्रिपरेशन भी करते हो कि आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा एंड ये ओबियसली बात है। तो आपसे जानेंगे कि आपने पेपर 1 के लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट किया या फिर पेपर 1 में आप कौन से यूनिट को फोकस दिए थे, क्या क्या यूनिट आपका अच्छा हो रहा था? क्योंकि पेपर 1 में काफ़ी सारे अलग अलग यूनिट है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि पेपर 1 का जो सिलेबस है वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि क्योंकि सबके लिए पेपर कॉमन है एंड हर एक सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वहाँ से आपको मिलेगा। तो फिर आप बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आपके कौन से यूनिट आपका अच्छे थे एंड आपने बाकियों को कैसे टैकल किया? सर आईसीटी तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है। ओके। तो मैं हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस करी थी सर, क्योंकि मतलब पढ़ने के लिए वो अच्छा लगा मुझे। हम्म। फिर उसका बाद टीचिंग एप्टीट्यूड सर, क्योंकि अब असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हम बनते तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो ज़रूरी है। तो उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि पीजी में मेरा मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस है सर। तो ओके मैथ्स तो आता है मुझे, इसीलिए डेटा इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा फोकस करी थी मैं। फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब वो क्वेश्चन हर बार एक ही जैसा नहीं होता ना सर। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब हर हफ्ते में एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऐसा चुनी थी सर ने। और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा यूनिट है सर। तो उनके ऊपर थोड़ा कम फोकस की थी मैं। और उसके लिए आईएफएस का जो यूट्यूब सेशंस होता है, उधर से पीडी का जो क्वेश्चन है वो पूरा मुझे अच्छा लगा सर। मतलब प्रिपरेशन में बहुत काम आया पीडी का। हम्म। ओके, तो फिर आपके हिसाब से आपका पीडी थोड़ा सा मतलब आपको इतना अच्छा नहीं हो रहा था एंड डेफिनेटली वो बहुत ही बड़ा यूनिट है क्योंकि उसमें बहुत जी सर। अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स उस यूनिट को देख के डरते हुए कि सर ये हमारा नहीं होगा, या फिर यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखोगे पेपर 1 में जो भी यूनिट्स हैं उनमें हर एक यूनिट में हम देखोगे ऑन एन एवरेज वही 5 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर हम कोई भी सब्जेक्ट की स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे तो कोई ना कोई यूनिट ऐसा होगा जिनमें वो अच्छा नहीं होंगे, लेकिन आपको उन यूनिट को डेफिनेटली छोड़ना नहीं है। आप एटलीस्ट जो भी PYQs है एंड कुछ ऐसे भी सेक्शंस होते हैं जहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम जैसे पेपर 1 की बात करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होता है, जहाँ से जो आपने बोला कि PD का जो सेक्शन है वो आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं था, बट फिर भी आप वहाँ पे मार्क तो स्कोर कर सकते हो डेफिनेटली, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के एंड जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको देख करके। तो उसको फिर प्रिपेयर करने के लिए आपने IFS के जो भी यूट्यूब सेशंस थे उसको आपने रेफर किया। सो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पेपर 1 का जो सेशन है हम यूट्यूब पे डेली वो चलता है एंड ऑलमोस्ट एवरी यूनिट हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने की, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाता है, उसके साथ साथ PYQs भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये आपके पेपर 1 की स्ट्रेटेजी था। तो PD के अलावा कोई ऐसा दूसरा यूनिट था क्या जो आप उसमें इतना अच्छा नहीं थे, ऐसा कोई दूसरा यूनिट था? नहीं सर, नहीं, तो ओनली PD था एंड बाकी सब PD थे। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। एंड चलते हैं फिर हम पेपर 2 के पास, जो आपके कोर सब्जेक्ट है, दैट इज कंप्यूटर साइंस। तो सिमिलरली आप कंप्यूटर साइंस के स्ट्रेटेजी बताओ कि कंप्यूटर साइंस में भी जो 10 यूनिट है उसमें भी आपने क्या क्या यूनिट आपका अच्छे होते हैं, आप फिर किसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस दिया? ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिट आपको पसंद ना हो या फिर किसी में आप अच्छा नहीं हो सकते, ये हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई होता है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है। तो आप थोड़ा सा पेपर 2 के स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए। सर, जब मैं पढ़ाई की थी PG में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था सर, ओके तो मुझे वो यूनिट नहीं आता सर, मैं AI को छोड़ दी थी। ओके बाकी 9 यूनिट्स में से मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो सब मुझे अच्छा आता है सर। ओके और कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसा यूनिट है जो मैं PG में नहीं पढ़ी थी। तो आप जब IFS में ज्वाइन की थी तब फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर ग्राफिक्स भी हुआ था सर, तो उधर से CGB कवर हो गया सर। ओके, तो ऐसे तो जैसे आपने बोला कि आपके जो PG का सिलेबस था उसमें AI नहीं था, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। तो डेफिनेटली ऐसा हम भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 यूनिट पढ़ना है। विदाउट कंप्लीटिंग ऑल द 10 यूनिट्स फिर भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप जो भी यूनिट्स पढ़े उसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़ोगे तो मिनिमम एफर्ट में भी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, जैसे आपने किया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स भी करते हैं। सो मुझे बताओ कि पेपर 1 में एंड पेपर 2 में आप वैसे तो बोलने जाए तो सारे के सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आपने बोला कि पेपर 1 में आप PD को छोड़ के बाकी सब तो आपका अच्छा हो ही रहा था, बट फिर भी आपने PD को छोड़ा नहीं, उसके लिए आपने यूट्यूब के सेशंस को रेफर किए जहाँ पे मिनिमम एफर्ट के साथ आपका मार्क भी वहाँ से डेफिनेटली सिक्योर हुआ होगा। तो सेम पेपर 2 के लिए भी हमारा जो बैचेस था IFS के बैचेस, तो उसमें आपको क्या हेल्प हुआ? जैसे आपने ऑलरेडी तो टीचिंग में थे ऑलरेडी, उसके साथ साथ आपके नॉलेज भी बहुत अच्छा था, बट फिर भी IFS के बैचेस से आपको क्या हेल्प मिला आपके प्रिपरेशन में? मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स एक वो नहीं था PG में, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का पूरा IFS से ही हुआ सर मेरा, और वहाँ से क्वेश्चंस भी आए थे। मतलब मैं सेट भी लिखी थी सर, PS सेट, और उसमें भी बहुत मतलब 4 क्वेश्चंस थे सर कंप्यूटर ग्राफिक्स से। ओके, गुड। सो बहुत बढ़िया। एंड दूसरा हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे लाइक आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप मैरिड भी हो, राइट? एंड आप करेंटली एक कॉलेज में जॉब भी कर रहे हो। सो इतने समय डेफिनेटली वहाँ पे आपका डेडिकेटेड हो रहा होगा, जॉब के लिए भी टाइम देना पड़ता है, एंड डेफिनेटली मैरिड हो तो वो सबको पता ही है, मैरिड लाइफ का स्ट्रक्चर अलग होता है, वहाँ पे और भी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो रहा होगा बाकी सब चीज़ों में। तो फिर ये सिनेरियो में भी आपने एग्जाम के लिए कैसे टाइम को मैनेज किया, एग्जाम के लिए कैसे टाइम निकाला, एंड प्रिपरेशन में फिर कैसा आपका रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मतलब मेरा कॉलेज घर से बहुत दूर था, बहुत दूर है सर, मतलब 1.5 आवर ऐसा कुछ जर्नी है मेरा। तो जर्नी में भी पढ़ती थी सर मैं, मतलब यूट्यूब में पढ़ती थी, और IFS का जो टेस्ट होते थे वो पढ़ती थी, और थोड़ा मटेरियल भी है सर मेरे पास, मतलब पेपर 1 का थोड़ा बुक्स है, वो उस बुक से पढ़ती थी। और मैं एक हैंड बुक भी खरीदी थी सर, जो आई थिंक बहुत हेल्पफुल है सर।
मतलब यूजीसी नेट के लिए। तो ऐसा थोड़ा बुक्स और आपका यूट्यूब वीडियोस और जो मॉक टेस्ट रहते थे वो भी करती थी फिर। वो 1.5 आवर जाना है, 1.5 आवर आना है, 3 आवर्स बस में ही पढ़ाई होती थी फिर उसके बाद जितना भी टाइम मिलता है मैं डिवाइड करती थी सर। मतलब 1 घंटा मॉक टेस्ट देना है और 1 घंटा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के लिए और 1 घंटा जो भी मटेरियल है वो रिवाइज करने के लिए। ऐसा मैं डिवाइड करती थी सर। जो भी टाइम मेरे पास है उसको ऐसा डिवाइड करती थी। ओके, सो वेरी गुड। आपने काफ़ी अच्छे से आपके जो पूरा का पूरा डे का स्केड्यूल है, लाइक आपने कॉलेज में भी टाइम दे रहे थे, वहाँ पे फैमिली को भी टाइम दे रहे थे, उसके साथ साथ भी जहाँ पे भी जितना टाइम आप निकाल सकते थे वो निकाल के सब टाइम आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए दे रहे थे। सो बहुत बढ़िया है एंड डेफिनेटली आपने जो हार्डवर्क किया था वो तो दिख ही रहा है कि आपका एग्जाम क्लियर हुआ। एंड अगर आपका जो आगे भी टारगेट दैट इज आप बोल रहे हो कि जीआरएफ भी आपको करना ही है, तो फिर आप अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो आपका जीआरएफ ऑब्वियसली क्लियर होगा, अगर ऐसे डेडिकेशन के साथ आप प्रिपेयर करोगे तो। तो और एक बात है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर सिर्फ अगर हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पेपर 1 में जो भी कंटेंट है, पेपर 2 में जो भी कंटेंट है वो सब पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ होता है ना, स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते हैं, वो बाद में रिवाइज नहीं करते हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे, क्या सिर्फ पढ़ने से ही एग्जाम क्लियर हो सकता है या फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ओब्वियसली बात है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है थोड़ी दिन के बाद कॉन्सेप्ट डेफिनेटली फेड अवे होने लगता है। तो फिर आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया, फिर क्या आपने कितना बार रिवीजन किया था या फिर क्या किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मैं नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स भी बनाई थी सर। मतलब जो भी टॉपिक्स है उसका जो फॉर्मूलास होता है या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट्स होता है जहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स लेते तो आईपी एड्रेस एक ऐसा टॉपिक है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। सो मैं शॉर्ट नोट्स बनाई थी सर। डेली वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करती थी सर। मतलब नोट से ज्यादा शॉर्ट नोट्स के ऊपर बहुत फोकस की थी सर। ओके, सो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, क्योंकि रीजन क्या है कि देखो स्टूडेंट्स, लाइक जैसे हम नोट्स बनाते हैं, लेकिन क्योंकि क्लास में जो हमें पढ़ाया जाता है वो तो डेफिनेटली आपको डिटेल नोट चाहिए चाहिए बाद में कुछ चीज़ को समझने के लिए। लेकिन अगर आप रिवीजन करना चाहते हो ना, तो रिवीजन में आप चाहे तो वही से रिवीजन कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली वो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा उसमें। तो जैसे मनिका ने क्या किया था कि ड्यूरिंग द स्टडी टाइम जब वो नोट भी कर रहे थे, उसके साथ साथ टाइम निकाल के उन्होंने वहाँ से जो समरी है उसको एक शॉर्ट नोट की तरह बनाया, एंड जब भी उनको टाइम मिलता था वो शॉर्ट नोट को रिवाइज करते, जिसमें होगा क्या, आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी रिवाइज हो जाएंगे, एंड मेनली विथ मिनिमम टाइम। तो इसमें भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जनरली होता है कि मान लो आप कोई यूनिट को रिवाइज करने चलोगे तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा नोट है, कौन इतना पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा का पूरा नोट का एक समराइज्ड कॉपी अगर आपके पास 2 पेज में या फिर मान लो 3-4 पेज में भी होगा, ठीक है, 5 ही पेज तो है, एक बार में 1-2 घंटा लगेगा एंड आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली एंड ये चीज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे मनिका ने उनके हिसाब से बनाया कि क्या क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हमेशा थोड़ा सा खुद को, मतलब खुद के साइड से भी एफर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर टीचर ही जो पढ़ा रहे हैं वही है, हम तो सिर्फ पढ़ेंगे एंड हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टीचर के साइड से जितना एफर्ट है उससे ज़्यादा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू मनिका फॉर शेयरिंग दोज टिप्स। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने सबसे पहले बताओ कि आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं इतने सारे चीज़ के बावजूद, क्योंकि जैसे आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल बहुत बिजी रहता होगा। स्टार्टिंग में आप कॉलेज में जाते हो, एग्जाम के लिए भी टाइम निकालते हो, फैमिली भी है आपके पास, तो वहाँ पे फिर आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया? क्योंकि बहुत दिन होने के बाद क्या होता है ना, स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना कौन पढ़ेगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। जब एग्जाम नज़दीक होता है और ज़्यादा वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फिर आपने एंड टाइम तक खुद को मोटिवेट कैसे किया? सर बचपन से मेरा एक ही गोल है सर, मतलब टीचिंग में ही रहना है। जो कुछ भी हो जाए टीचिंग को नहीं छोड़ना है सर। मतलब डिग्री लेक्चर हो या फिर कुछ भी हो, टीचिंग इज द ओनली वे दैट आई हैव सर। नथिंग एल्स इन माय माइंड, दैट इज द ओनली मोटो सर। ओके, तो ये आपका बचपन से ही सपना है कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, तो फिर उसके लिए आप जी जान लगा दिए थे कि कैसे भी करके मुझे
टीचिंग में ही हाईएस्ट लेवल को टच करना है, लाइक जैसे आप करेंटली ऑलरेडी टीचिंग में हो, लेकिन उसमें भी और अच्छे पोजीशन में जाने के लिए लाइक यू नो कि यू हैव टू क्लियर दीज एग्जाम्स, तो उसके लिए आपने, वो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन था, जो आपका बचपन का ड्रीम है, राइट? यस। ओके, सो बहुत बढ़िया। तो लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि आपने कुछ दूसरा एग्जाम दिया था क्या? लाइक यूजीसी नेट तो आपने क्वालिफाई किया, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरे एग्जाम्स आपने अपियर किया है? तेलंगाना सेट सर, तो तेलंगाना सेट आपने भी तेलंगाना सेट भी अपियर किया है। सो बताओ कि तेलंगाना सेट जो आपने अपियर किया है, वो फिर आपका एग्जाम कैसा रहा? एंड यूजीसी नेट के लिए जो आपने प्रिपेयर किया, फिर वो तेलंगाना सेट के लिए कैसा हेल्प किया आपको? मतलब सिलेबस तो सेम है सर, पैटर्न और ऑनलाइन एग्जाम सब कुछ सेम है सर। तो सेम प्रिपरेशन तेलंगाना सेट और यूजीसी नेट के लिए सिमिलर ही था सर। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है, हाँ, मतलब क्योंकि थोड़ा तेलंगाना लेवल कम है, हाँ, लेकिन कोई भी स्टेट एग्जाम जो होता है सबका सिलेबस सेम ही होता है, ये सबको पता है। जी तो वही चीज़ है, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आप यूजीसी नेट एंड कोई भी अदर सेट एग्जाम्स को अगर आप कंपेयर करोगे, तो डेफिनेटली यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन है काइंड ऑफ 19-20 हम बोल सकते हैं। यूजीसी नेट का क्वेश्चन थोड़ा सा बिट हायर साइड में आता है, एंड सेट थोड़ा सा इतना भी नहीं है, जैसे मैंने बोला 19-20 लेवल में ही आता है। तो फिर ये प्रिपरेशन में भी आपका वो सेट की प्रिपरेशन कवर अप हो गया, राइट? जी सर। ओके, वेरी गुड। एंड उसके साथ साथ लास्टली बताओ कि आपका अभी करेंटली फ्यूचर प्लान क्या है, कि जैसे आप करेंटली टीचिंग कर रहे हो, तो फिर आगे का आपने क्या सोचा है, कैसा आपका रहेगा आगे का सफर? हाँ, जैसे मैं बोली थी सर, डिग्री लेक्चरर का नोटिफिकेशन आया है तेलंगाना स्टेट में, तो वो क्वालिफाई करने के लिए मैं अब प्रिपरेशन शुरू कर रही थी सर। मतलब पेपर तो सेम है सर, नेट सेट और डीएल का। पेपर 1 में थोड़ा मतलब जनरल स्टडीज ऐसा डिफरेंस है, तो वो कवर अप करने के लिए मैं अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी सर। ओके, तो फिर आपका यही है कि आगे जो आपके तेलंगाना की साइड से एक आया है डिग्री लेक्चर के लिए, आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे एंड कोशिश करोगे आपके स्टेट के अंदर ही कोई भी अच्छे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जॉब करने के लिए। एंड जैसे आपने बोला कि ऑलरेडी कि उसका जो भी सिलेबस है, क्योंकि देखो यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर आपने एक बार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, आप देखोगे इसमें सब कुछ है। पेपर 1 में भी बहुत सारे डाइवर्सिटी है, बहुत सारे यूनिट्स उसके अंदर है। एंड पेपर 2 की अगर हम बात करेंगे, तो पेपर 2 में भी जो 10 यूनिट है ना, वो बोलने के लिए 10 यूनिट है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे यूनिट मर्ज कर दिया गया है। तो फिर अगर आप पेपर 2 को या फिर पेपर 1 कोई भी आप ले लो, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एक बार प्रिपेयर कर लिए एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया एंड आपका एग्जाम क्लियर भी है, तो आपके सामने कोई भी एग्जाम आए, चाहे वो सेट एग्जाम हो, चाहे वो और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, आप आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि उनका जो सिलेबस होता है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर यूजीसी नेट एग्जाम। सो मनिका, थैंक यू सो मच, आपने आपका जर्नी शेयर किया कि स्टार्टिंग से लेकर के आपने कैसे प्रिपेयर किया, उसके साथ साथ आपका पेपर 1 का स्ट्रेटेजी क्या था, पेपर 2 का स्ट्रेटेजी क्या था, एंड उसके साथ साथ लाइक हाँ, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछना भूल गया, वन लास्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताओ कि जब आप एग्जाम दे रहे थे, तो ड्यूरिंग द एग्जाम आवर वहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट काफी जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ाई करते वक्त आपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया, तो जैसे ड्यूरिंग एग्जाम आवर आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? सर मतलब आपने जैसा हमारा एग्जाम के एक दिन पहले एक स्ट्रैटेजी बताया सर, कि अगर जो कुछ भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको टिक करो, जो भी नहीं आता उसको मार्क करो, और फिर मतलब जो 150 क्वेश्चंस हो जाता है तब वापस आओ और उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। सेम स्ट्रैटेजी मैं भी अप्लाई की थी सर, और फर्स्ट 1 आवर में तो पेपर 1 हो गया सर, और बाकी 2 घंटे जो है वो पेपर 2 के लिए मैं निकाली थी। और डेटा इंटरप्रिटेशन कैलकुलेशंस तो बहुत ज्यादा होता है, तो उनको तो मैं लास्ट में रखी थी सर, मतलब लास्ट हाफ एन आवर जो भी होता है उनके लिए, डीआई के लिए तो हाफ एन आवर रखी थी सर। ओके, वेरी गुड। तो हमने आपको जैसे भी सजेस्ट किया था कि आप ऐसे टाइम को मैनेज कर सकते हो, आपने उसको फॉलो किया। लाइक हम हमेशा ये बोलते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है आपके एग्जाम आवर्स में, तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता नहीं है, वहाँ पे ये कैसे होगा वो सोच के अगर आप टाइम को वेस्ट करोगे, तो उसकी वजह से बाकी क्वेश्चन भी हैम्पर होते हैं। तो पहले ही एक स्कैन में आप क्या करो, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जितने सारे भी क्वेश्चन है, अगर आप पेपर 1 को सॉल्व करो पहले, तो फिर जो 50 क्वेश्चन है उसको एक बार आप स्कैन करके जाओ। जो क्वेश्चन आपको आता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, आप उसको टिक किया एंड आप आगे चले।
फिर जब 50 क्वेश्चन आपने एक बार विजिट कर लिया, देन दोबारा आए कि क्या क्या क्वेश्चन मेरा बच गया है, कौन से क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, फिर सेकेंड टाइम आपने उसको किया। एंड उसके साथ साथ जो भी ऐसे सेक्शन से जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लाइक एज यू सेड कि DI थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आपने उसको एंड के लिए रखा ताकि वो स्टार्टिंग में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे। तो सेम स्ट्रेटेजी आपने पेपर 2 के लिए भी अपनाया होगा, जिसमें आप 100 क्वेश्चन को भी विजिट किया होगा एंड जो भी क्वेश्चंस आपको आते थे उनको आपने पहले ही टिक किया होगा एंड फिर दूसरे स्कैन में, तीसरे स्कैन में आप बाकी जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया होगा, है ना? जी सर। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द टिप्स विथ आवर स्टूडेंट्स एंड हम ये आशा करते हैं कि डेफिनेटली ये आपने जो भी आपके टिप्स, आपके जो स्ट्रैटेजी एंड आपने कैसे टाइम मैनेज किया ड्यूरिंग द एग्जाम आवर्स एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ये सब हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। So thank you so much, Monica, and once again congratulations for your success for clearing the UGC NET exam। and हम यही आशा करते हैं कि आपके जो बाकी के सपने हैं, लाइक टू क्लियर JRF as well and जो भी आपके सपने हैं कि आप स्टेट का जो एग्जाम है उसको आप क्लियर करोगे एंड बहुत ही अच्छे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में आज असिस्टेंट प्रोफेसर आप अभी जॉब करोगे, वो आपके डेफिनेटली पूरा होगा। So thank you so much and see you in the next class। Thank you। Thank you।